हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके पहले हमारी क्लास जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में थी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिन्होंने 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली सल्तनत को प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी का एक बहुत शानदार कथन मिलता है। बर्नी कहता है कि शहीद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के कटे हुए सिर से अभी रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा अपने सिर पर धारण कर लिया तथा स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। ये बात किसने कही है? बर्नी ने कही है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनका बचपन का नाम है अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसास्प है। सुल्तान बनने से पहले ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। इसका राज्याभिषेक कब होता है? 1296 ईस्वी में होता है, बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में इसका राज्याभिषेक होता है। इसकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली उपाधि है इसकी सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखवा रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन को खलीफा का नायब भी कहा जाता था। अलाउद्दीन की एक उपाधि है विश्व का सुल्तान। ये है सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन। और इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता भी है। इसकी एक उपाधि है जनता का चरवाहा, और अगली है युग का विजेता। तो ये सारी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण, ठीक है, अर्थात धर्म को राजनीति से अलग रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उलेमा वर्ग के प्रभाव से इसने खुद को मुक्त रखा था। इसका जो शासनकाल है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग कहलाता है। अलाउद्दीन ने उत्तर भारत को जीत करके प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। वहीं पर दक्षिण भारत को जीतकर इसने केवल वार्षिक कर वसूला, अर्थात अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था इसने दक्षिण भारत पर। अर्थात ये समुद्रगुप्त के नक्शे कदम पर चल रहा था इस मामले में, साम्राज्यवाद के मामले में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक 6 बार आक्रमण किए थे। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 ईस्वी में सीरी फोर्ट की स्थापना की थी। कब की थी? 1304 में सीरी फोर्ट की स्थापना की थी, और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली करने वाला पहला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और कितना लगान लेता था? उपज का 50% लगान लेता था अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुजरात आक्रमण के बारे में। 1299 में गुजरात अभियान हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और गुजरात के शासक हैं कर्ण बघेल। और अलाउद्दीन के सेनापति जिन्होंने गुजरात अभियान किया था, एक है नुसरत खान और दूसरे कौन है? उल्गू खान। नुसरत खान और उल्गू खान का कर्ण बघेल के साथ युद्ध होता है। अंततः कर्ण बघेल हार जाता है और इसकी राजधानी अहिनलवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं नुसरत खान और उल्गू खान। कर्ण बघेल भागकर रामचंद्र यादव की शरण ले लेता है अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में, और इनकी पत्नी कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी को लेकर के नुसरत खान और उल्गू खान अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी के साथ विवाह कर लेता है, और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम खिज्र खान होता है। तो गुजरात आक्रमण के बारे में बस इतना ही है। अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, जिसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के दौरान ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था। किसको? मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में। जो ये मलिक काफूर है ये मूलतः कैम्बे का एक हिंदू हिजड़ा था। कैम्बे जो है गुजरात में पड़ता है, वहाँ का एक हिंदू हिजड़ा था और गुजरात अभियान के दौरान इसको नुसरत खान ने खरीदा था। 1000 रुपये में खरीदा था, इसीलिए काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने काफूर को अपना वजीर बनाया था, अपना नायब बनाया था। ठीक है। अगला है इनका जैसलमेर अभियान, जो कि 1299 में होता है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखिए। अगला है इनका रणथंभौर अभियान, जो कि 1301 ईस्वी में होता है। रणथंभौर अभियान कब होता है? 1301 ईस्वी में होता है। और यहाँ का शासक कौन है? यहाँ का शासक है हमीर देव। हमीर देव की पत्नी का नाम है रंग देवी और इनकी पुत्री का नाम है देवलदे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रणथंभौर अभियान में जो अलाउद्दीन के सेनापति हैं नुसरत खान और उल्गू खान ने, इन्होंने 1 साल तक किले को घेर रखा था, लेकिन इनको कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, अर्थात अधिकार करने का कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। बाद में हमीर देव के ही 2 व्यक्तियों ने, 2 धोखेबाजों ने, रणमल और रतिपाल ने किले में अंदर प्रवेश करने में इनकी सहायता कर दी। फिर हमीर देव केसरिया धारण करता है और नुसरत खान को मौत के घाट उतार देता है। अंततः स्वयं भी हमीर देव वीरगति को प्राप्त होता है। इनकी जो पत्नी थी रानी रंग देवी, उन्होंने भी राजपूत महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर लिया था और इनकी पुत्री देवलदे ने पद्मला तालाब में जल जौहर किया था। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। ये जो घटना है ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है, जिसमें पति ने केसरिया धारण किया हो और पुत्री और पत्नी ने जौहर किया हो। ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है और इसका उल्लेख भी किया है किसने? अमीर खुसरो ने इसका उल्लेख किया है अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में, इसका उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लूट की दृष्टि से सबसे सफल अभियान कौन सा रहा है? तो वो मदुरै अभियान रहा है। लूट की दृष्टि से सबसे सफल अभियान रहा है, परंतु अगर हम राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से असफल अभियान रहा है। कौन सा? मदुरै अभियान। अगला है द्वार समुद्र आक्रमण, जो कि 1310 या 11 ईस्वी में होता है। द्वार समुद्र अभियान, और यहाँ का शासक है कौन? बीर भल्लाल यहाँ का शासक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन का वारंगल अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा गाइस। अलाउद्दीन का वारंगल अभियान, वारंगल का शासक होता है प्रताप रुद्रदेव और प्रताप रुद्रदेव को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव की संज्ञा दी है, लहर देव की उपाधि दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रताप रुद्रदेव को लहर देव की संज्ञा दी गई थी। अलाउद्दीन का जो वारंगल अभियान है ये 2 बार किया गया था। एक बार 1303 में किया गया था और दूसरी बार 1308 में किया गया था। 1303 में अलाउद्दीन ने मलिक छज्जू को भेजा था। इनका प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध होता है और मलिक छज्जू पराजित हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। फिर अलाउद्दीन पुनः किसको भेजता है? मलिक काफूर को भेजता है और मलिक काफूर सफल हो जाता है इनको पराजित करने में। किसको? प्रताप रुद्रदेव को, और इनको बंदी बना करके ले आता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। सोने की जंजीर से बंधा होता है प्रताप रुद्रदेव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि वारंगल अभियान से ही अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वारंगल अभियान से ही अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अगला है इनका देवगिरी आक्रमण। देवगिरी आक्रमण में शासक होते हैं रामचंद्र यादव। देवगिरी के शासक कौन है? रामचंद्र यादव। और रामचंद्र यादव को किसने पराजित किया था? मलिक काफूर ने इनको पराजित किया था, अलाउद्दीन के सामने प्रस्तुत किया। फिर रामचंद्र यादव ने अलाउद्दीन को एलिचपुरा की जागीर देने का वादा करता है, जिससे अलाउद्दीन प्रसन्न हो जाता है। और फिर अलाउद्दीन ने रामचंद्र यादव को राय रायन की उपाधि दी थी, चांदी का चंदोबा दिया, 1 लाख टंका
और गुजरात के नवसारी की जागीर दी थी। किसको? रामचंद्र यादव को अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन बाद में जब तक रामचंद्र यादव का शासन था तब तक इसने एलितपुरा की जागीर दे रखी थी और इनकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। जब रामदेव की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो पुत्र होता है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं आता है। और अलाउद्दीन खिलजी पुनः आता है और इनके पुत्र शंकर देव, आई थिंक उसका नाम है, शंकर देव को मार करके देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ठीक है, तो अंततः देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को जीतकर एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था, परंतु अपने कोतवाल मित्र, जो कि दिल्ली के कोतवाल थे उस समय में, कोतवाल मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर यह विचार इसने त्याग दिया। कहते हैं कि अलाउद्दीन सिर्फ अपने इसी मित्र की बात मानता था, अलाउल मुल्क की, बाकी ये किसी की बात मानता नहीं था। चलिए अगला है इनका नवीन मुसलमानों का विद्रोह। नवीन मुसलमानों का विद्रोह कब होता है? 1299 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो नवीन मुस्लिम है ये यहीं गुजरात के आसपास के क्षेत्र में ही थे। हमने आपको बताया था वर्तमान में इनके जो क्षेत्र का नाम है ये मंगोलपुरी के नाम से है। ठीक है, चलिए अगला है हाजी मौला का विद्रोह, जो कि 1308 ईस्वी में होता है। हाजी मौला का विद्रोह 1308 ईस्वी। और इन विद्रोहों का दमन करने के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश पारित किए थे। कौन कौन से अध्यादेश? तो आप अच्छे से जान लीजिए। पहला है कि इसने अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली और अमीरों के आपसी विवाहों और दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, गुप्तचर प्रणाली का विकास किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर प्रणाली का संगठन किया था। गठन तो पहले ही हो गया था, लेकिन विकास किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मादक द्रव्यों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई थी, जुआ खेलने पर पाबंदी लगाई थी खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उपहार, पेंशन और दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस ले ली थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन देने की और स्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे विशाल स्थायी सेना थी किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। स्थायी सेना को क्या कहते हैं? हस्म ए मुतर्रब। ठीक है, इनके पास 4.75 लाख की सेना थी। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यापारी के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। अपने शासनकाल में अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। बाजार नियंत्रण भी इसको कहते हैं, मूल्य नियंत्रण भी इसी को कहते हैं। और बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नवीन पदों का सृजन किया था, जिनमें एक है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो था ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? दीवाने रियासत। अगला है सहना-ए मंडी। सहना-ए मंडी जो है ये बाजार का अधीक्षक होता था और बाजार का जो पहला अधीक्षक है वो कौन है? वो है मलिक कबूल। ठीक है, अगला है वरीद। बाजार में घूमकर बाजार का नियंत्रण कौन करता था? वरीद करता था। अगला है मुन्हियान या मुन्ही। ये जो हैं ये गुप्त सूचना प्राप्त करते थे, या हम एक तरह से कहें तो ये गुप्तचर ही होते थे। ठीक है, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। किसको? मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक जो अधिकारी है ये वस्तुओं की परमिट जारी करता था। परवाना नवीस नामक जो अधिकारी है ये वस्तुओं के परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी हमें मिलती है
तारीखे फिरोज शाही से। तारीखे फिरोज शाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। और तारीखे फिरोज शाही से हमें अलाउद्दीन की आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में अलाउद्दीन ने जो स्टार्ट किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसको सफल बनाने में मुहतसिब और नाजिर नामक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपने राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि से राजस्व वसूलने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए नवीन कर कौन से हैं? एक तो चराई कर है, दूसरा है गढ़ी कर। जो चराई कर है ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और जो गढ़ी कर है ये आवास पर लगाया जाता था। आगे चलते हैं। इसने परंपरागत लगान अधिकारियों से, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूलने का अधिकार छीना तथा इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अकाल के समय अनाज वितरण हेतु राशनिंग प्रणाली प्रारंभ की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अकाल के समय अनाज वितरण के लिए राशनिंग प्रणाली प्रारंभ की थी। और राशनिंग प्रणाली प्रारंभ करने वाला भी ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अनाज भंडारण हेतु गोदाम भी स्थापित करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तक राज नामक नया विभाग स्थापित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये राजस्व विभाग था, राजस्व वसूलने का काम करता था दीवाने मुस्तक राज। अलाउद्दीन के निर्माण कार्य देख लेते हैं। अलाउद्दीन के निर्माण कार्य में है जमैयत खाना मस्जिद बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा बनवाया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है किसको? अलाई दरवाज़ा को। सीरी का किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था और यहीं पर अपनी राजधानी भी बनाई थी। हजार खंबा महल जो है इसका भी निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था हजार खंबा महल का निर्माण। और ये जो हजार खंबा महल है ये सीरी के किले के अंदर ही स्थित है। ठीक है, जो हजार खंबा महल है ये सीरी के किले के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी है दिल्ली में, मेहरौली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है। फिलहाल आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कुछ कथन कहे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। जैन मुनि कनक सूरी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है। अर्थात जैन मुनि का कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन ने इतने अधिक किले जीत लिए हैं कि इनके किलों की गणना कौन कर सकता है। जोधपुर का जो ताम्रपत्र लेख मिला हुआ है वहाँ से मतलब वहाँ पर लिखा हुआ है उसमें कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से संपूर्ण धरती कंपायमान हो उठी। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। और अमीर खुसरो लिखता है कि अलाउद्दीन के समान पिछले कई युगों में सुल्तान नहीं हुआ है। इसमें एक तो ईश्वरीय गुण है, दूसरा यह दिव्य पुरुष है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको लगभग बता दी हैं। ठीक है, 1316 में अलाउद्दीन की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, जलोधर नामक रोग से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा मैंने पहले ही बता दिया, मेहरौली दिल्ली में बना हुआ है कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने निर्माण कार्यों में अरबेस्क शैली का प्रयोग किया था जो कि हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण है। कौन सी? अरबेस्क शैली। तो याद रखना अरबेस्क शैली का जो है प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन
खिलजी ने किया था। और मार्शल ने अलाई दरवाजे को मुस्लिम स्थापत्य कला का सबसे सुंदर हीरा या मोती बताया है। किसने? मार्शल ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक कौन बनता है? मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है। ठीक है, तो हम जानते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। 1316 से 1320 तक का शासनकाल होता है मुबारक शाह खिलजी का। इनकी उपाधि एक खलीफा, ये खुद को खलीफा घोषित करते हैं, खुद को उपाधि जो है ये खलीफा की धारण करते हैं। कौन? मुबारक शाह खिलजी। और इनकी कुछ अन्य उपाधियां हैं, अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लह, ये उपाधियां हैं मुबारक शाह खिलजी की। दूसरी बात, मुबारक शाह खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। इसको बर्नी लिखता है कि मुबारक शराब के नशे में नग्न होकर दरबार में आ जाता था, कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र भी ये धारण कर लेता था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी था, इसने गुजरात के एक हिंदू को जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया था और उसका नाम रखा था नासिरुद्दीन खुसरव और इसे अपना नायब बनाया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी में। और बाद में हुआ क्या? 1320 ईस्वी में इसी नासिरुद्दीन खुसरव ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? मुबारक शाह की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन संभाल लिया। इसने उपाधि रखी थी पैगंबर के सेनापति की। किसने? खुसरव शाह ने। नासिरुद्दीन खुसरव शाह की उपाधि कौन सी थी? पैगंबर के सेनापति की। इसका शासनकाल जो है वो बहुत छोटा रहा। किसका? नासिरुद्दीन खुसरव का शाह का अप्रैल से लेकर सितंबर 1320 का इसका शासनकाल था। इसने भी अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये धर्मांतरित था, मैंने आपको बताया था मुबारक शाह के समय ही धर्मांतरित हुआ था, हिंदू से मुसलमान बना था, इसलिए इसके विरोधी बहुत थे। विरोधियों द्वारा दिया गया नारा है इस्लाम का शत्रु, इसको कहा जाता था नासिरुद्दीन खुसरव शाह को। और इस्लाम खतरे में है, इसके समय में नारा दिया गया था इस्लाम खतरे में है। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसके बारे में बहुत कुछ खास जानना नहीं है। बाद में हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुसरव ने निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका की भेंट दी थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सुल्तान बनने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था ये। ठीक है, इतना याद रख लेना, नासिरुद्दीन खुसरव शाह दिल्ली सल्तनत के दौरान सुल्तान बनने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। फिर बाद में 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरव की हत्या कर दी और खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। तो यहीं से हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है। जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी तुगलक वंश के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी अगली क्लास तुगलक वंश के बारे में होगी। खिलजी वंश यहीं से समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।